हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 2021 पेपर सेकंड में लैंग्वेज फर्स्ट की हिंदी पेडागोजी में आए हुए 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पेपर फर्स्ट की हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लें। मैंने बहुत ही अच्छे से हर क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स, एक बात और, हम जो भी आंसर आपको बताएंगे वह बिल्कुल सही और सटीक आंसर होंगे, ठीक है। सीटेट के द्वारा मान्य होंगे, वही आंसर आपको बताएंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप जो हैं आप तक एक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर जो होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चे जो होते हैं वो एक एक मार्क्स से रह जाते हैं और फिर उदास हो जाते हैं। कई सारे लोग हैं जिन्होंने एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर बताए हैं। ये चीज़ें छात्रों में असमंजस की स्थिति को उत्पन्न करती हैं और आप भी सोचते हैं कि अरे इसका आंसर आखिर क्या होगा। तो बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जो है वो आपकी निश्चित है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि जब डेट आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो फ्रेंड्स ये मत सोचिए आप, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो होना तो आपका तय है, चाहे वह कभी भी हो। और कंटेंट जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आप हर चीज़ को नहीं पढ़ सकते एक साथ। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि सक्सेस वही होगा जो लगातार डटा रहेगा। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वही सफल होंगे, और अगर जो रुक गया बस वही जो है उसने अपना टाइम को गवा दिया। और मेरा ये सब आपको कहने का एक ही उद्देश्य है कि आप जो हैं वो अच्छे मार्क्स से अपने जो एग्ज़ाम को मतलब गेन करें अच्छे मार्क्स, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है उसमें आपके दो पैसेज दिए होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर जो आपका 105 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पैसे से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर आपका 106 है, जिसमें कि आपको निर्देश दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। जो सबसे सही होगा उसी को विकल्प का आपको उसी ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 106 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। इस क्वेश्चन में जो है वो आपसे पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक जब कक्षा में गद्य खंड को पढ़ाता है तो पढ़ाते समय अध्यापक निम्नलिखित बिंदुओं में से, ये जो आपको निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं उनमें से किस चीज़ को जरूरी नहीं समझता, वह किस उद्देश्य को लेकर गद्य खंड को पढ़ाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, गद्य खंड यानी कि पैसेज, कहानियाँ इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर एक बात जो है वो ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप प्राइमरी का सीटेट का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको बिल्कुल माइंड में एक सेटअप बना लेना है कि यहाँ जो है वो बड़े बच्चे अर्थात कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर आपको आंसर देना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 106 है वो है आपका गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषा की बारीकियां समझना, यानी कि जो बिल्कुल सही बात है कि भाषा की बारीकियां समझना, क्योंकि गद्य शिक्षण का मोटिव ही यही होता है कि बच्चा जो है वो भाषा की जो बारीकियां हैं उनको समझे, भाषा में होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उनको समझे, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर फ्लो में बोलना है वह समझे। क्योंकि जब बच्चा, अब मान लीजिए बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, वह प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो तो सीखना प्रारंभ करता है और वह तो पढ़ना लिखना ही सीख रहा है, समझिए। तो भाषा की जो बारीकियां हैं आप उसे थोड़ी ना सिखाओगे छोटे बच्चे को। तो यहाँ पर जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं वहाँ उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है सही हो जाएगा। उसके बाद है कल्पनाशीलता का विकास, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और थर्ड आपको दे रखा है तार्किक शक्ति का विकास। ये तीनों ही बातें जो हैं वो बिल्कुल हमारी सही हैं। अब देखिए, तर्क और चिंतन, कल्पना शक्ति का जो विकास है उसकी बात कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी कि यह बिल्कुल सही है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर गद्य शिक्षण के माध्यम से बच्चे जो होते हैं वो कल्पनाएं और तर्क आदि करने लगते हैं। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या नहीं है, ठीक है, नहीं की बात की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अनुकरण क्षमता का विकास, ये इसका आंसर होगा। अब ये देखिए क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि प्राथमिक कक्षा का अगर बालक होता तो यहाँ पर हमारे ये जो आंसर था वो सही था, अनुकरण क्षमता। उच्च स्तर पर बच्चा जो है अब चीज़ों को अनुकरण करके नहीं सीखेगा, इसलिए यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 107। 107 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें कहा गया है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये कहा गया है कि हिंदी भाषा की जो बुक्स होती हैं उसमें हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी उसमें शामिल करना चाहिए, ये बात की जा रही है। अब हिंदीतर भाषाएं क्या होती हैं पहले ये समझ लीजिए आप। तो जो हिंदीतर भाषाएं होती हैं
उसका मतलब होता है कि हिंदी भाषा से जो अलग भाषाएं हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। अब जब आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप जो है वो आंसर को कैसे देंगे। एक एक वर्ड से क्या होता है कि जो आपके आंसर होते हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन पर बेस्ड ही आंसर को सेलेक्ट करते हो। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, और ध्यान से आपको सारे ऑप्शंस को भी रीड करना है और उसका सही जो आंसर बनेगा वही देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो कह रहा है बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रचनाकारों की बात हो रही है। ठीक है, कि उनकी ही जानकारी सिर्फ बच्चे को मिल जाए। फिर उसके बाद कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। ये सही बात है, अब इसको बाद में समझेंगे कि आंसर जो है वो क्यों बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें। ये ऑप्शन जो है वो भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो पकड़ नहीं बनानी है, ये थोड़ी ना करना है कि बच्चा जो है वो मराठी भी बोले, गुजराती और बंगाली भी बोले। ठीक है, ये नहीं करना, बस उनको क्या करना है कि उनकी जो भाषिक विशेषताएं हैं उनसे उनको परिचित कराना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सिर्फ भाषाओं के व्याकरण की बात की जा रही है। हमें क्या करना है, व्याकरण में प्रवीण करना है, ये नहीं करना है कि सिर्फ व्याकरण में ही बच्चों को प्रवीण कर देना है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हमें जो आंसर हमारा जो चूज करना है वो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। हमें ऐसा आंसर चूज करना होता है कि उसका पूरा सार जो है, जो और सारे ऑप्शंस हैं उनका भी पूरा सार क्या करे, एक ही ऑप्शन में आपका शामिल हो जाए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि बच्चा जो है वो हिंदी भाषा तो सीखे और उसके साथ साथ उसके जो क्षेत्र विशेष की भाषा है या जो उसकी अन्य भाषाएं हैं उनको भी जाने, उसका जो भाषाई परिप्रेक्ष्य है उससे उसका नाता ना टूटे। ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 108 है उस पर चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर का, प्राइमरी लेवल का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 है हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। अब सिर्फ व्याकरण के सिर्फ रटने की बात कर रहा है, तो ये हमारा जो आंसर होगा कंठस्थ वाला, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 और 4 है उसमें कह रहा है भाषा के, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना और प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनको जानना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि हमें ये नहीं करना है कि सिर्फ रचनाओं और रचनाएं और जो रचनाकार हैं सिर्फ उनको जानना, यही हमारा उद्देश्य नहीं होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर हमारा 108 है उसका आंसर हो जाएगा जो भाषा की नियमबद्ध प्रकृति है उसको पहचानना, यानी कि जो हिंदी भाषा है उसके संपूर्ण रूप को पहचानना, उसको समझना। आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग जो होते हैं वो बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, मतलब कि उनके जो शब्द हैं, उनकी जो शब्दावली है उस पर उनका पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं है। वो भाषा तो जानते हैं पर उन्हें यह नहीं पता कि शब्दों का जो प्रयोग है, हमें भाषा का उचित प्रयोग कहाँ पर करना है, किस तरह से करना है। इसलिए ज़रूरी है कि भाषा की जो नियमबद्ध प्रकृति है उसको हमें सही से अच्छी सी पकड़ होनी चाहिए और उसको समझ होनी चाहिए हमें। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 109 है उसमें देखें क्या है। 109 में बात कर रहा है कि भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की किस क्षमता का विकास करने में सहायक है। यानी कि अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि आप विद्यालय में जो एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें कि हम भाषण, परिचर्चा, संवाद आदि जो क्रियाकलाप होते हैं उनका आयोजन करते हैं, तो उसको विद्यालय में कराने का जो मेन मोटिव है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, उससे बालकों में किस क्षमता का विकास होता है ये हमारा ज़रूरी है जानना। तो हमारा जो इसका मतलब जो सीधा सीधा आंसर बन जाएगा वो देखिए होगा हमारा मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भाषण, परिचर्चा, संवाद, चिंतन, मनन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं, जिससे कि आपकी जो बोलने की क्षमता है उसका विकास हो और बच्चा जो है वो आप भी, और जो बच्चा है, हम यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं, बेहिचक दूसरों के सामने अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह पाए, उसको समझा पाए और जो दूसरे हैं वो भी उसकी बात को समझ सकें। ठीक है, तो हमारा इसका जो 109 का जो आंसर बनेगा वो होगा हमारा मौखिक अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2। 110 पर चलते हैं। 110 कह रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना हमारा किसमें मदद करता है, किसमें हेल्प करता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है कि आपको जो है वो चारों ऑप्शन, ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको क्या लगें, सही लगें, लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि पेडागोजी जो होती है वो इसीलिए दी जाती है कि बच्चों के अकॉर्डिंग आपको जो सही और सटीक आंसर वही आपको देना है। ठीक है, तो आपको इनमें से जो बिल्कुल ही सही लगेगा
आपको लग तो चारों ऑप्शन सही रहे होंगे पढ़ने में, लेकिन जो बिल्कुल सही लगेगा वही आपको आंसर देना है, ठीक है, जो कि सीटेट के द्वारा भी मान्य होता है, ठीक है। वह अब जो हम देखिए पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, ये हमारा आंसर बताया है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो हमारा 110 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बताया गया है, ठीक है। कि अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कई लोगों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बताया है और लग भी आपको यही रहा होगा, पर इसका जो आंसर है जो कि सीटेट के द्वारा माना गया है और जो मुझे भी मेरे अकॉर्डिंग में मतलब सही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। अब देखिए मैं बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल वे में आपको ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसको समझाऊंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि गद्य को पद्य में परिवर्तित करना और पद्य को गद्य में बदलना, तो यह सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसको क्या हो, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति संबंधी संपूर्ण जानकारी हो। यहाँ भाषा की संरचना में पूरी तरह से परिवर्तन हो रहा है, एक तरह से भाषाई रूप बदला जा रहा है, सिर्फ साहित्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पर संपूर्ण रूप की बात हो रही है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वह बनेगा हमारा थर्ड वाला, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार होना जरूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा जा रहा है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। यानी कि 8वीं कक्षा में बच्चा पढ़ता है तो उसे हिंदी भाषा सिखाने के लिए आप किस चीज़ की सबसे ज़्यादा सहायता लेंगे, ये कहा जा रहा है आपसे। तो हम सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है सिर्फ पाठ्यपुस्तक, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है सिर्फ व्याकरण की पुस्तक, और ऑप्शन नंबर फोर्थ में कहा जा रहा है पोस्टर, ये तीनों ही हमारे नहीं होंगे। अब जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा साहित्यिक सामग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साहित्यिक सामग्री में क्या होता है, जितनी भी रचनाएं होती हैं, जितनी भी गद्य और पद्य संबंधित या जो भी आपकी साहित्यिक संबंधित चीज़ें हैं वह आ जाती हैं, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो लैंग्वेज है उसका विकास होता है। और जितने भी आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक, व्याकरण पुस्तक या पोस्टर, यह सभी क्या है आपकी साहित्यिक सामग्री में ही शामिल हो जाएंगी। इसलिए हमारा जो सही और सटीक आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 साहित्यिक सामग्री, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 112 है, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, ये बात तो सही है हमारी, लेकिन हम क्या करते हैं चारों ऑप्शन पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ऑप्शन जो पहला वाला है जो हमें सही लग रहा है वो सही है, लेकिन क्या है हो सकता है उससे ज़्यादा बेटर जो है बात किसी और ऑप्शन में कही जा रही हो, वो हमारा सही आंसर बन सकता है। इसलिए जो है आपको एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से पेपर को सॉल्व करना होता है। ऑप्शन 2 में कहा जा रहा है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन 4 जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। अब देखिए हमें कोई राइटिंग थोड़ी अच्छा कराना है बच्चे का, हम ये भी करना चाहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल लेखन कार्य ही करना चाहें, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें 2 आंसर्स मिल रहे हैं 112 के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड। अब मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगी जिससे हमारा जो आंसर है वह थर्ड वाला सही होगा। तो देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर छठी कक्षा अर्थात उच्च प्राथमिक की बात की जा रही है, मतलब अगर प्राथमिक की बात होती तो आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो सकता था, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वह अपनी बात को दूसरों को कहता है, और यही कहते हैं सब लोग कि बच्चा जो है वो अभी सीख रहा है, सीखने की प्रोसेस में है, ठीक है, उसे जो है वो बोलने का अवसर दो, ये बात कही जाती है, जिससे उसका सोशलाइजेशन हो सके। इस तरह से ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ बड़े बच्चे की बात की जा रही है जो कि थोड़ा समझदार है। अब एक बात और देखिए, जब बच्चा समाज के लोगों से मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो उसे खुद ब खुद बोलने का अवसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो ऐसा हमें चूज करना चाहिए जिसमें क्या हो, सारी बातें आ जाएं, सारी चीज़ें शामिल हो जाएं, क्योंकि सीटेट का जो पेपर होता है वो ये बनाते ही इस तरह से हैं कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर बनेगा उसका बनेगा जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि बोलने का अवसर खुद ब खुद बच्चे को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 113 है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार। यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पूछा जा रहा है स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह क्या हो,
या दूसरी क्या हो, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आपकी फर्स्ट जो है मान लीजिए प्राथमिक भाषा है उसमें, और दूसरी जो है आपकी क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप हिंदी वगैरह आ गई उसमें, और एक जो आपकी बन जाएगी थर्ड त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत वो आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश वगैरह हो गई। तो हमारा जो सीधा सीधा आंसर बनेगा, क्योंकि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा हमें दे रखा है और क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत ही हमारी हिंदी भाषा शामिल होगी, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इस क्वेश्चन में भी कई लोगों ने जो सेकंड ऑप्शन है वो सही बताया, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदी जो है वो क्षेत्रीय भाषा का ही तो रूप है। तो जब हमें क्षेत्रीय दे रखा है, जो मेन पॉइंट हमें दे रखा है, तो हम दूसरा वाला ऑप्शन क्यों सही कहेंगे, इसलिए हमारा ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा और फर्स्ट वाला सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं 114 पर। 114 में है व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देती है, ये हमारा पूछा जा रहा है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि आगमन विधि हमारी उदाहरण से नियम की ओर जाती है और निगमन विधि जो है वो नियम से उदाहरण की ओर। तो हमारा जो इसका सीधा सीधा आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आगमन विधि की बात की जा रही, की पॉइंट हमारा यही समझ लीजिए, और उसके बाद उदाहरण की बात की जा रही है। तो जब हमें ऑप्शन में उदाहरण दे रखा है, यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसमें कहा जा रहा है भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि किसको समझने में मदद करता है, ये पूछा जा रहा है हमारा। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा के संदर्भ में हमारे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वे केवल सोशल जो हमारा है वही डेवलपमेंट ना करके किसमें और हमारी हेल्प करता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जितना हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, उतना ही हमारी क्या होती है, लैंग्वेज में निखार आता है, एक तरह से हमारी लैंग्वेज का विस्तार होता है, विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, क्योंकि और किसी भी जो ऑप्शन है उसमें ये बात भाषा की जो बात है वो नहीं की जा रही। विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति की बात ही नहीं होगी। विभिन्न माध्यमों का उपयोग ये आना चाहिए हमें, विभिन्न माध्यमों की जानकारी ये भी हमारी जरूरी है, लेकिन क्या है, विभिन्न जो माध्यम है उनमें प्रयुक्त भाषा, हम किस तरह से चीज़ों का प्रयोग करेंगे, अपनी लैंग्वेज का किस तरीके से उपयोग करेंगे, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो हमारा 115 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को किसमें हेल्प करती है। अर्थात हम बच्चों को कहानियाँ क्यों पढ़ाते हैं कि बच्चे सिर्फ व्याकरण समझें, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, ये हमारा गलत हो जाएगा। कहानियाँ रचने, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे बच्चों को भी सीखने को मिलेगा कि कहानियाँ किस प्रकार गढ़ी जाती हैं। इससे उनमें जो है वो तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होगा और वे कहानियों को समझेंगे। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कहानी के तत्वों को याद करने, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ कहानी के तत्वों को याद करने के लिए कहानियों पर चर्चा की जाती है, जो कि गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कहानियों की कमियां बताने, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, कहानियां रचने। 117 में बात की जा रही है संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, ये हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ पाठ के अंत में बात की जा रही है, पाठ के दौरान, ये भी सही है। अभी देख लेते हैं इसको पूरा पढ़ के। पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को परिभाषा बताने पर, यहाँ पर सिर्फ परिभाषा शब्द जो जोड़ दिया गया है, इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि अंत में सिर्फ बात की जा रही है, सिर्फ आप भाषा अभ्यास करा दो पूर्ण, और व्याकरण जो है वो इस बात पर बल देता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 में पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणीय बिंदु आते हैं उनको स्पष्ट करने की बात कह रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हमारा 117 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बातचीत करते करते व्याकरण सिखाना, इस बात पर जो है वो व्याकरण हमारा बल देता है कि जैसे जैसे आप पाठ को पढ़ाते जाओ बच्चों को, और जो भी व्याकरण संबंधी जो भी पॉइंट्स आते हैं उनको आप बच्चों को स्पष्ट करते जाओ, उनको समझाते जाओ, तो हमारा ये आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आर्थिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो टीचर है वो ये थोड़ी ना देखना चाहेगा कि बच्चे की जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, तभी हम उसे पढ़ाएंगे बच्चे को। तो ये चीज़ जो है वो गलत बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है सामाजिक व व्यावसायिक, यहाँ पर व्यावसायिक दिया गया है, व्यावसायिक वर्ड दिया गया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा।
उसके बाद ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा सांस्कृतिक और आर्थिक, ये भी यहाँ पर भी आर्थिक वर्ड आ गया तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 भाषिक व सांस्कृतिक, ये हमारा सही आंसर बनेगा, क्योंकि भाषा और संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक भाषा शिक्षक को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनकी भाषिक और सामाजिक जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, जिनको ध्यान में रखते हुए वह कक्षा में पढ़ाए, और जो उसके द्वारा जो योजना तैयार की गई है, प्लानिंग जो तैयार की गई है, जो उसकी टेक्निक्स और जो उसके मेथड्स हैं उनमें परिवर्तन कर सके, और ताकि बच्चों को वो अपनी बात को अच्छी तरह से समझा सके और बच्चों को भी उसकी बात सही तरीके से समझ में आ सके। ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 118 का ऑप्शन नंबर 3 भाषिक व सांस्कृतिक, ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 119 क्वेश्चन है, सातवीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी बताया जा रहा है पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त जो सामग्री है वह क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ऋषभ जो है वो यहाँ पर क्या है, एक टीचर है। अगर उसने जल संरक्षण पर आधारित कोई पोस्टर दिखाया है तो वह क्या होगा, प्रमाणिक होगा। तो हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रमाणिक। अनुपयोगी, मनोरंजक, कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल, ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर बनेगा प्रमाणिक। 120 है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हों, जिनके उत्तर विभिन्न हों, जिनका एक ही उत्तर हो, जिनका उत्तर पुस्तक में दिया गया हो। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा जिनके उत्तर विभिन्न हों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ऐसे प्रश्न होते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर कि जो आपके छात्र या जो बालक हैं उसके भाषाई विकास में सहयोग देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके उत्तर बिल्कुल अलग अलग तरह से व्यक्त हों, सरल ना हो, ताकि बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट बना रहे और वह नई नई जो जानकारियाँ हैं, जो नई नई चीज़ें हैं उनसे अवगत हो सके। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का। तो ये थे हमारे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स टू ऑल।